Assalamualaikum everyone. Welcome back to the Wild Classroom with Aruj Fatima. Today we are going to explore a topic that's both economically and ecologically significant. Yes, fisheries management. Whether you are preparing for the PPSC, TGT or other competitive exams, this lecture will serve as your perfect revision guide, inshallah. Let's begin. I will explain in English as well as in Urdu for your better understanding. So let's start from introduction to fisheries management. अब fisheries management है क्या? Fisheries management is the process of protecting fish stocks while ensuring sustainable yield. मतलब कि आपने फिशरीज़ मैनेजमेंट वो प्रोसेस है जिसमें आपने फ़िश जो सी है उसके ज़खायर की हिफाजत करनी है और साथ पायदारी को भी मेंटेन रखना है और इंश्योर करना है इकोनॉमी को और इकोलॉजिकल बेनिफिट्स को। ठीक है, इट इन्वॉल्व द रेगुलेशन ऑफ फ़िशिंग एक्टिविटीज़। अब इसमें फ़िशिंग एक्टिविटीज़ जो सी आ जाती हैं उनकी रेगुलेशन की जाएगी कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको हमने चूज़ करना है ताकि हम प्रोडक्शन को भी इन्हांस कर सकें और साथ साथ जो सा इन्वायरमेंट है, हैबिटेट है, उसको भी कंजर्व कर सकें। ठीक है, हैबिटेट कंजर्वेशन, स्पीशीज़ मॉनिटरिंग और साथ साथ हमने स्पीशीज़ को मॉनिटर भी करना है। ठीक है, एंड एक्वाकल्चर कंट्रोल। अब ये फिशरीज़ मैनेजमेंट में बायोलॉजी भी इंक्लूड होगी, इकोलॉजी भी, इकोनॉमी भी और सोशियोलॉजी भी। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, गोल्स ऑफ फिशरीज़। अब फिशरीज़ के गोल्स क्या हैं? ठीक है, कौन सी चीज़ें हैं जो हम फिशरीज़ मैनेजमेंट के ज़रिए जो सी अचीव करना चाहते हैं? इसका पहला गोल, मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट गोल जो सा है वो सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन, मीन प्रिवेंट ओवर फिशिंग एंड रिसोर्स डिप्लीशन। हमने फिशरीज़ मैनेजमेंट में इंश्योर करना है कि ओवर फिशिंग ना हो, हम ज़्यादा जो सी है मछलियों को ना पकड़ें। ये नहीं है कि आपकी मछलियों की प्रोडक्शन उतनी नहीं है लेकिन आप उनको जो आपका कैप्चर है वो बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह क्या होगा कि रिसोर्स डिप्लीशन जो सी है वो हो जाएगी और फिशेस जो सी हैं वो तादाद में कम होना स्टार्ट हो जाएंगी। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, प्रोटेक्ट नॉन टारगेट स्पीशीज़। बहुत इम्पोर्टेंट बात कि हमने इंश्योर करना है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को। ऐसा ना हो कि हमारी टारगेट एक फ़िश है लेकिन हम साथ नॉन टारगेट स्पीशीज़ जो वो स्पीशीज़ जो हमारा टारगेट नहीं है हम उनको भी जो सा है वो अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और जैसा कि कोरल रीफ्स एंड मेरीन इकोसिस्टम को जो सा है वो डिस्ट्रॉय कर देना। तो आपने इंश्योर करना है फिशरीज़ मैनेजमेंट में, इसका गोल है कि प्रोटेक्ट नॉन टारगेट स्पीशीज़। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है, जैसे कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर में देख लें कि उधर पेस्टिसाइड्स यूज़ की जाती हैं डिफरेंट इंसेक्ट्स जो से हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। सपोज़ कि जैसे मेज़ पर फॉल आर्मीवर्म जो सा है वो अटैक करता है, तो डिफरेंट पेस्टिसाइड्स जैसे लैम्डा साइलोथ्राइन और अदर पेस्टिसाइड जो सी है वो यूज़ की जाती हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। तो अगर पुअर मैनेजमेंट होगी तो बेदरेग इस्तेमाल जो सा पेस्टिसाइड्स का वो किया जाएगा और उसकी वजह से ऐसी स्पीशीज़ जो हमारा टारगेट नहीं है, ठीक है, वो भी साथ ही किल हो जाएंगी। और इवन के बहुत सारी स्पीशीज़ जो सी हैं वो हमें फ़ायदा दे रही होती हैं, फसलों को फ़ायदा दे रही होती हैं। तो इसी तरह फिशरीज़ मैनेजमेंट में भी हमने इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि ड्यूरिंग फिशरीज़, ठीक है, मछलियाँ पकड़ने के दौरान आप उन स्पीशीज़ को भी इफ़ेक्ट कर रहे हैं जो आपका टारगेट नहीं है। जैसा कि कोरल रीफ्स हैं, ठीक है, आपको पता है ये कोरल रीफ्स क्या होते हैं? ये अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स होती हैं जो डिफरेंट मतलब छोटे स्मॉल एनिमल्स, टाइनी एनिमल्स ने मिलकर कॉलोनीज़ बनाई होती हैं जिन्हें कोरल पॉलिप्स कहते हैं। ठीक है, ये कोरल पॉलिप्स क्या करते हैं? ये कॉलोनीज़ होती हैं, ठीक है, कोरल, जिन्हें कोरल पॉलिप्स कहते हैं।
अब ये कोरल पॉलिप्स क्या करते हैं कि ये सिक्रीट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करते हैं। अब कैल्शियम कार्बोनेट जो सा है ये हार्ड होता है और ये हार्ड स्केलेटन बनाता है, और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम ये स्केलेटन एक्यूमुलेट होता जाता है और एक मैसिव रीफ स्ट्रक्चर बना देता है। मोस्टली ये आपको पता होगा कि शैलो और वार्म वाटर में मौजूद होते हैं, ठीक है, वार्म ओशन वाटर में, ठीक है। अब इनके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि हाई बायोडाइवर्सिटी, बहुत सारी इनमें बायोडाइवर्सिटी मौजूद होती है, ठीक है। ये इन्हें शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, इन्हें मज़े की बात है और एक मतलब कि आपके लिए नॉलेज की बात है कि इन्हें रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी, ठीक है। देन फूड सिक्योरिटी, सपोर्ट ग्लोबल प्रोटीन नीड्स फ्रॉम द एक्वाटिक सोर्सेज। आपको पता है कि जो सी फूड है ये हमें बहुत जो सी है प्रोटीन रिच डाइट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक सपोर्ट, इन्हांस लाइवलीहुड फॉर मिलियन वर्ल्ड वाइड। ये ना सिर्फ हमें जो सी है वो प्रोटीन रिच डाइट प्रोवाइड कर रहा है, बल्कि बहुत सारे लोगों को ये अच्छी खुराक और साथ उनको रोज़गार भी फ्राहम कर रहा है। जैसा कि आप देख लें बहुत सारे लोग जो उनसे हैं उनका सर्वाइवल ही इस पर है कि वो फिशेस को कैप्चर करते हैं देन सेल करते हैं, ठीक है। इसी तरह इकोसिस्टम हेल्थ, रीस्टोर डिग्रेडेड हैबिटेट। फिशरीज़ मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंट गोल है कि हमने जो डिग्रेडेड हैबिटेट है उसको भी रीस्टोर करना है और इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है, यानी कि ऐसा इन्वायरमेंट जो ओवर एक्सप्लोटेशन की वजह से, ओवर फिशिंग की वजह से डिग्रेड हो चुका है, हमने उसको भी रीस्टोर करने के लिए प्लानिंग करनी है, ठीक है, मैनेजमेंट करनी है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फिशरीज़, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में भी किया था। टाइप्स ऑफ फिशरीज़ में इनलैंड फिशरीज़ हैं, फाउंड इन रिवर्स, लेक्स, रिजर्वर्स, कैनाल्स, वेटलैंड्स एंड पोन्ड, जिसमें टलापिया है, कार्प है और कैटफिश है, ट्राउट है। इसी तरह मैरीन फिशरीज़ है, आपको बताया है दे ऑपरेट इन ओशंस एंड सीज इंक्लूडिंग कोस्टल एंड डीप सी फिशिंग, ओके। मेजर कंट्रीब्यूशन, इसमें कंट्रीब्यूटर्स आते हैं टोना, सरडाइंस, मैकर, कॉड, ठीक है, और एंचुईज एंड श्रिम्प्स। देन एक्वाकल्चर आ जाता है। एक्वाकल्चर कंट्रोल्ड रेयरिंग ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, इसमें कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर जिधर आर्टिफिशियली सिस्टम जो सा बनाया जाता है उसमें उनको लो इनपुट दे के या हाई इनपुट दे के इंटेंसिव या एक्सटेंसिव इन्वायरमेंट जो सा क्रिएट करके उसमें फ़िश की कल्चरिंग करवाई जाती है। आपने शायद न्यूज़ में देखा हो कि बहुत सारे पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं, इवन के एक मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी, शायद आप लोगों ने भी देखी हो, कि लाहौर में उन्होंने पूरा अपना छत के ऊपर जो सा है वो केजीज़ और एक्वेरियम जो से हैं वो रख कर वो फ़िश कल्चरिंग करवा रहे थे, और इवन के वो बहुत अच्छा खासा जो सी है वो अमाउंट अर्न कर रहे थे। और ये सिर्फ एक्वाकल्चर जो सा है ये आपको अर्निंग में हेल्प नहीं करता, बल्कि ये फ़िश की उसको सस्टेनेबिलिटी और साथ प्रोटेक्ट करने, उनको प्रिवेंट करने के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस तरह से स्पीशीज़ की जो सी उनकी तादाद है वो बढ़ती है, जो डिक्लाइन की तरफ अगर जा रही हो तो। नेक्स्ट है कोर प्रिंसिपल्स ऑफ फिशरीज़ मैनेजमेंट। अब फिशरीज़ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या हैं? फिशरीज़ मैनेजमेंट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कैचिंग फ़िश, ये सिर्फ मछली पकड़ने से रिलेटेड नहीं है। इट्स अबाउट सस्टेनिंग इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को हमने मेंटेन रखना है, प्रोटेक्टिंग लाइवलीहुड, इंश्योरिंग फ्यूचर फूड सिक्योरिटी। हमने जो लिविंग स्पीशीज़ हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना है, हमने इंश्योर करना है कि अगर हमें अब हम फूड जो सा हमें मिल रहा है हमें फ्यूचर में भी मिले, ठीक है। और ये इसी तरह इसी वजह से पॉसिबल है अगर हम इकोसिस्टम को सस्टेन करें और जो स्पीशीज़ है, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करें। लेट्स ब्रेक डाउन द 5 ग्लोबल कोर प्रिंसिपल्स इन डिटेल। अब इसमें आ जाता है साइंटिफिक डाटा कलेक्शन। आपको पता है चाहे आप किसी भी सेक्टर में चले जाएं,
किसी भी आप जो सा है वो फील्ड में आप मैनेजमेंट जब करते हैं तो उसका सबसे जो उसकी बुनियाद होती है वो डाटा होता है। जो आपने सबसे पहले कोई भी एक्शन जो सा है वो लेने से पहले आपने डाटा कलेक्ट करना होता है। आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। आपने सर्वे करना होता है, सर्विलियंस आपने करनी होती है, और फिर उस डाटा की बेस के ऊपर आपने मैनेजमेंट करनी होती है, अपना लेआउट तैयार करना होता है, और फिर एक्शन जो से हैं वो आपने लेने होते हैं। इसी तरह साइंटिफिक डाटा कलेक्शन में फाउंडेशन ऑफ ऑल सस्टेनेबल मैनेजमेंट। व्हाई वी स्टडी फिश स्टॉक व्हाट वी स्टडी। अब डाटा कलेक्शन में क्या चीज़ें जो सी हैं वो हमने स्टडी करनी है। इसमें आ जाता है फ़िश स्टॉक असेसमेंट। एस्टिमेट हमने करना है कि सी के अंदर फ़िश कितनी है, कितना स्टॉक पर हमारे पास मौजूद है। ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास स्टॉक जो सा है वो कम है लेकिन हम ओवर फिशिंग कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को भी हमने स्टडी करना है। स्पीशीज़ बिहेवियर, और स्पीशीज़ का बिहेवियर मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमने उनका बिहेवियर चेक करना है कि कब वो माइग्रेट करती हैं, कौन सा सीज़न माइग्रेशन का सीज़न है, स्पॉनिंग साइकिल्स उनका कब स्टार्ट होता है, ग्रोथ रेट्स जो सा वो उनका क्या है, ठीक है। कितनी एज की होके और कितनी एज में उनका जो सा ग्रोथ रेट है वो क्या है, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कैच पर यूनिट एफर्ट। अब हाउ मच इज कॉट इन अ गिवन टाइम इंडिकेट्स अबंडेंस, के गिवन टाइम में कितनी आपने कैच की हैं, ये अबंडेंस को इंडिकेट करता है। मॉडर्न टूल्स कौन से यूज़ होते हैं डाटा कलेक्शन में। डाटा कलेक्शन में टैगिंग यूज़ होती है, ठीक है, और टेलीमेट्री जो सी है ये यूज़ होती है। इसमें फ़िश को जो सी उसकी मूवमेंट को ये ट्रैक किया जाता है। अब टैगिंग क्या है, टैगिंग में जो से वो ये टैग्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो से यूज़ होते हैं, ठीक है, और इनकी मदद से फ़िश जो सी है उसकी मूवमेंट को ट्रैक किया जाता है, ठीक है। इन टैग्स को फ़िश के ऊपर लगा दिया जाता है। सोनार एंड एक्विस्टिक सर्वे, इसमें सोनार एंड एक्विस्टिक टैग्स होते हैं, ये साउंड इमिट करते हैं और फिर अंडर वाटर ही रिसीवर मौजूद होते हैं जिनकी मदद से उन सिग्नल्स को डिटेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। अब ड्रोन्स एंड सैटेलाइट्स, इनके बारे में, ड्रोन्स और सैटेलाइट्स इमेजिंग के बारे में जानते हैं। आजकल तो ये हर जो सा फील्ड है मोस्टली इसमें यूज़ की जा रही है, ख़ास तौर पे सर्विलियंस के लिए। मोनीटर फिशिंग एक्टिविटी एंड हैबिटेट्स, इसमें फ़िश की एक्टिविटी को देखा जाता है, कितनी गहराई में जाती है, ठीक है, एंड हैबिटेट, और कौन सा उसका किस एरिया में वो जो सी है वो उसको प्रेफर करती है, ठीक है। EDNA, इन्वायरमेंटल DNA। अब इन्वायरमेंटल DNA क्या है, इसको नॉन इन्वेसिव स्पीशीज़ को मोनीटर करने के लिए यूज़ किया जाता है। पहले आपको पता होना चाहिए कि ये रेफ़र किससे करता है। EDNA रेफ़र टू जेनेटिक मटीरियल, ये जेनेटिक मटीरियल को रेफ़र करता है। जेनेटिक मटीरियल जो किसी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटीरियल है और वो किसी इन्वायरमेंट में पाया गया, जैसा कि वाटर में, सोइल में, एयर में, ठीक है, तो उसकी मदद से पता चलाया जा सकता है कि नॉन इन्वेसिव स्पीशीज़ जो सी हैं वो इधर मौजूद हैं, ठीक है। उनकी मॉनिटरिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, इसमें सिर्फ वाटर सैंपल नहीं, इसमें सोइल सैंपल आ जाते हैं, ठीक है, एयर सैंपल्स भी आ जाते हैं। नेक्स्ट है फिशिंग रेगुलेशन टूल्स, कंट्रोलिंग व्हाट, व्हेन एंड हाउ वी फिश। इस चीज़ को कंट्रोल करना कि कब, कहाँ और कैसे हमने फिशिंग करनी है, ठीक है। टू प्रिवेंट ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इस चीज़ से बचने के लिए कि हम ज़्यादा ओवर फिशिंग ना करें, ठीक है। ऐसे एरियाज़ में हम ओवर फिशिंग ना करें जहाँ पहले से ही मछलियों की तादाद कम है, ठीक है। ऐसे एरियाज़ में हम फिशिंग ना करें जहाँ मछलियाँ जो सी हैं वो अंडे दे रही हैं, उनका स्पॉनिंग सीज़न है, ठीक है। और ये भी इंश्योर किए बगैर कि इस एरिया में माइग्रेटरी फिशीज़ हैं, ठीक है। अब की रेगुलेशन इसमें आ जाती है लाइसेंसिंग एंड कोटाज। इसमें सिर्फ वो
जो उनसे फिशर जो उनसे फ़िशिंग कर सकते हैं जिनके पास लाइसेंस मौजूद होगा, एंड ओनली अप टू अ सर्टन लिमिट, और वो भी एक ख़ास लिमिट में फ़िशिंग कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपके पास लाइसेंस मौजूद है जितनी मर्ज़ी आप फ़िशिंग करें, ठीक है। गियर रिस्ट्रिक्शंस, आपको पता है गियर जो उनसे मछली वगैरह को पकड़ने के लिए जो यूज़ होते हैं, तो उसमें भी रिस्ट्रिक्शन होती है कि आपने ऐसे गियर्स यूज़ नहीं करने जो सी बेड्स को नुकसान पहुंचाएं, जो अदर बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाएं और इकोसिस्टम को जो सा वो डिस्ट्रॉय कर दें। आपने ऐसे जो से गियर हैं वो इसमें रिस्ट्रिक्ट होंगे, और ऐसे गियर्स भी रिस्ट्रिक्ट होंगे जो जिनमें जुवेनाइल ट्रैप हो जाएं। आपको मैंने बताया है कि फिशरीज़ मैनेजमेंट में जो सा है वो भी रिस्ट्रिक्शन होती है कि इस साइज़ की जो सी फ़िश है उसको ही आप कैच कर सकते हैं, अगर उससे कम एज की है तो आप उसको जो सा है वो कैच नहीं करेंगे, ठीक है। अब जुवेनाइल जो सा है क्यों इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है? देखें, अगर जुवेनाइल, अगर आप एक बच्चा है अभी, मतलब वो मैच्योर नहीं हुआ, रिप्रोडक्टिव स्टेज तक नहीं पहुंचा, ठीक है, उसने रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट नहीं किया, आप पहले ही उसको जो सा है वो ओवर फिशिंग के ज़रिए आप यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, तो इससे अल्टीमेटली क्या होगा, फ़िश की जो सी उसकी तादाद है, ठीक है, वो कम हो जाएगी, क्योंकि ना ही वो जुवेनाइल जिनको आपने पहले ही कैप्चर कर लिया, ना ही वो मैच्योरिटी की एज में पहुंचेंगे, ना ही वो रिप्रोड्यूस करेंगे, ना ही वो तादाद को बढ़ाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सीजनल बैन्स। अब सीजनल बैन्स मैंने आपको बताया, टेम्परेरी क्लोजर ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन्स, ब्रीडिंग सीजन में जो सा है वो टेम्परेरी बंद कर दिया जाता है कि फ़िशिंग नहीं की जाएगी, टू लेट पॉपुलेशन रिकवर, ताकि पॉपुलेशन रिकवर कर जाए। साइज़ लिमिट्स, मिनिमम साइज़ रिक्वायरमेंट इंश्योर जुवेनाइल ग्रो एंड रिप्रोड्यूस, ये भी मैंने आपको बताया कि साइज़ की भी लिमिट होती है। नेक्स्ट है हैबिटेट प्रोटेक्शन। अब हैबिटेट की प्रोटेक्शन जो से ये कैसे करनी है, इसमें प्रोटेक्टिंग वेयर फिश लाइव, ब्रीड एंड फीड, कि मछली कहाँ रहती है, कहाँ ब्रीड कर रही है और खाती क्या है, इसको भी हमने प्रोटेक्ट करना है। फ़िशिंग कांट थ्राइव इन डिग्रेडेड इन्वायरमेंट, फ़िशीज़ ऐसे इन्वायरमेंट में थ्राइव नहीं कर सकती, नहीं रह सकती जो तबाह हो चुका हो। सेम इसी तरह हमारे इंसानों में भी ऐसे, अदर जो उनसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में उनमें भी ऐसे है, वो कभी भी एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट में, एक ऐसा इन्वायरमेंट जो तबाह हो चुका हो, उसमें उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसी तरह फ़िशीज़ में भी जो सा है वो डिग्रेडेड इन्वायरमेंट में थ्राइव नहीं कर सकती। इफ़ेक्टिव फ़िशरीज़ मैनेजमेंट इंक्लूड, अब फ़िशरीज़ की जो इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट में उसमें क्या इंक्लूड है, फर्स्ट है मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़। इसमें मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ जो से हैं वो आ जाते हैं, ऐसे एरिया जहाँ फ़िशीज़ रिस्ट्रिक्ट की गई है, बैन की गई है, किस वजह से, उधर फ़िशीज़ की तादाद के कम होने की वजह से, या फिर उनके स्पॉनिंग सीज़न की वजह से, या माइग्रेटरी फ़िशीज़ की मौजूदगी की वजह से। नो टेक जोन्स, अब ये नो टेक जोन्स क्या है, कोर जोन्स विद इन मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़, जहाँ ऑल एक्सट्रैक्टिव एक्टिविटी जो सी हैं वो मना की गई होती है, प्रोहिबिटेड है। हैबिटेट रिस्टोरेशन, इसमें मैंग्रोव्स जो सा है, हैबिटेट रिस्टोरेशन, हमने हैबिटेट जो सा है उसको भी, उसकी रिस्टोरेशन को भी इंश्योर करना है। अब आप मैंग्रोव्स के बारे में जानते हैं कि मैंग्रोव्स जो से होते हैं ये फ़िश नर्सरीज़ हैं, ये कोस्टल रीजन को प्रिवेंट करते हैं। ये क्या है, ये रिच ब्रीडिंग और नर्सिंग ग्राउंड होते हैं फॉर फिशेज़ लाइक क्रस्टेशियंस विच इंक्लूड्स श्रिम्प्स एंड क्रैब्स, ठीक है। क्रैब्स के लिए और श्रिम्प्स के लिए ये नर्सिंग ग्राउंड होते हैं, ब्रीडिंग ग्राउंड होते हैं, ठीक है। और इवन के इनकी जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होती हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स, मैंग्रोव्स की जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होती हैं वो जुवेनाइल फिशेस को शेल्टर प्रोवाइड करती हैं, दे प्रोवाइड शेल्टर टू जुवेनाइल फिश, ताकि वो खुद को प्रेडेटर से बचा सके। अब ये न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, जैसे
प्लांक्टन्स को और स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को। तो ये प्लस दे प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। तो आप देखें कि कितना इम्पोर्टेंट रोल है मैंग्रोव्स का, ठीक है। एक स्पीशीज़ जो सी है उसकी डिस्ट्रक्शन की वजह से पूरा जो आप समझ लीजिए फूड चेन है, पूरी जो एक वेब है वो ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि हम सिर्फ एक जो सी है स्पीशीज़ को बचाएं और बाकियों को निगलेक्ट कर दें। देन पोल्यूशन कंट्रोल, रिड्यूसिंग यूट्रोफिकेशन, पोल्यूशन को हमने कंट्रोल करना है, यूट्रिफिकेशन को रिड्यूस करके। आपको बताया यूट्रिफिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें जो वाटर बॉडी होती है, पानी होता है, वो बहुत ज़्यादा उसमें न्यूट्रिएंट्स जो से एक्यूमुलेट हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट जमा हो जाते हैं। उसकी वजह से डिफरेंट प्लांट्स जो से हैं उनकी ग्रोथ जो सी है वो हो जाती है, जैसे एल्गी की और प्लांक्टन की। तो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमने यूट्रिफिकेशन को रिड्यूस करना है। कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स एंड प्लास्टिक वेस्ट। अब इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स लाइक टेक्सटाइल वेस्ट, ठीक है, और अदर टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, इसको भी कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लास्टिक वेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि प्लास्टिक वेस्ट जो सा है उसका इस्तेमाल कम किया जाए और उसको एक बहुत एहतियात के साथ जो सा है वो इस्तेमाल किया जाए। हेल्दी हैबिटेट्स इज़ इक्वल टू रिजिलियंट फिश पॉपुलेशन। जितना हैबिटेट हेल्दी होगा उतनी ही फ़िश पॉपुलेशन जो सी है वो अच्छी होगी। को मैनेजमेंट एंड स्टेक होल्डर्स। अब आप देखें कि किसी भी जगह पर, किसी इंडस्ट्री में, ठीक है, जब भी कहीं मैनेजमेंट का काम होता है तो जब तक कि सबकी कोलैबोरेशन ना हो, ठीक है, जो उस कम्युनिटी के, जो उस इंडस्ट्री के, ठीक है, उस इंडस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट मेंबर्स होते हैं जिनकी उसमें कंट्रीब्यूशन होती है, अगर उन सब की कोलैबोरेशन ना हो तब तक वो मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं होती, ना ही वो सक्सेसफुल होती है। इसी तरह अगर हम एक स्पेसिफिक लेवल, स्मॉल लेवल पे एग्जांपल लें, अपने घर की एग्जांपल लें, घर में जब तक सबकी कंट्रीब्यूशन ना हो, कोलैबोरेशन ना हो, तो सर्वाइवल और एक वो सस्टेनेबल इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट नहीं होता, ठीक है। इसी तरह पीपल जो से फ़िशरीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है, जैसे कि स्टेक होल्डर्स हैं, उनमें फ़िशिंग कम्युनिटीज़ आ जाती हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज़ आ जाती हैं, NGOs, रिसर्चर्स, ये सब मिलकर जो सा है ये इन्वॉल्व होते हैं फ़िशरीज़ मैनेजमेंट में, और फिर सक्सेस जो सी है वो पॉसिबल होती है। अब स्ट्रेटजीज़ इनकॉर्पोरेटिंग ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज। इसमें स्ट्रेटजी क्या होगी कि ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको भी शामिल किया जाएगा, जनरेशनल नॉलेज को भी किया जाएगा, और लोकल फ़िश को भी, टाइड्स को भी, और क्लाइमेट जो सा है उससे रिलेटेड नॉलेज को भी इसमें शामिल किया जाएगा। फिर इकट्ठे जॉइंट डिसीजन मेकिंग होगी, इकट्ठे फैसला लिया जाएगा और फिर रूल सेट किए जाएंगे। कम्युनिटी सर्विलियंस वेयर लोकल हेल्प्स पेट्रोल MPAs। इसमें क्या होगा कि कम्युनिटी सर्विलियंस होगी कि जहाँ लोग जो से हैं वो MPAs के साथ मिलकर जो सा है वो कोलैबोरेट कर रहे हैं फ़िशरीज़ मैनेजमेंट में। इकोसिस्टम बेस्ड फ़िशरीज़ मैनेजमेंट, लुकिंग बियॉन्ड इंडिविजुअल स्पीशीज़। हमने सिर्फ एक स्पीशीज़ के ऊपर फोकस नहीं करना एट अ टाइम, जैसे पुराने मेथड होते थे कि उनमें सिर्फ वन स्पीशीज़ एट अ टाइम उसके ऊपर फोकस किया जाता था। लेकिन फ़िश आर अ पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेब। ये मैंने पहले ही बताया है कि फ़िश एक कॉम्प्लेक्स वेब का पार्ट है। जब तक हम उस वेब को जो सा है सस्टेन नहीं करते, उसको प्रोटेक्ट नहीं करते, हम फ़िश को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन दोनों को प्रोटेक्ट करना इम्पोर्टेंट है। अब प्रिंसिपल्स इसमें आ जाते हैं। प्रेडेटर प्री रिलेशनशिप हमें पता होना चाहिए, शिकार और शिकारी का ताल्लुक हमें पता होना चाहिए, ठीक है। कंसिडर बाई कैच यानी एक्सीडेंटल कैप्चर ऑफ नॉन टारगेट स्पीशीज़। हमने जो सा है प्रिंसिपल्स में कि अगर एक्सीडेंटली नॉन टारगेट स्पीशीज़ पकड़ी जाती हैं, ऐसी स्पीशीज़ पकड़ी जाती हैं जो हमारा गोल नहीं है, ठीक है, जो मछली के अलावा हैं, अगर ऐसी पकड़ी जाती है तो हमने उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है, और फिर ऐसे गियर्स यूज़ करने हैं जो नॉन टारगेट स्पीशीज़ को कैप्चर ना करें, ना ही उनको नुकसान पहुंचाएं।
मोनीटर क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। क्लाइमेट का बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है, आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से, वाइल्ड फायर की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। और मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि फ़िश जो सी है वो कोल्ड ब्लडेड है, ठीक है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का उसके ऊपर बहुत इफेक्ट होता है, उसका टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है विद देयर सराउंडिंग इन्वायरमेंट। तो इसको भी क्लाइमेट इम्पैक्ट को भी मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल इंश्योर फिशिंग डज नॉट हार्म द बैलेंस ऑफ मैरीन इकोसिस्टम। हमने इंश्योर करना है कि जो सी फिशिंग है वो जो मैरीन इकोसिस्टम है उसके बैलेंस को इम्पैक्ट ना करे, हार्म ना करे। वाई इट्स क्रूशियल, सेविंग वन स्पीशीज़ मीन्स नथिंग इफ़ इट्स इंटायर फूड चेन कोलैप्सिस। वही बात कि एक स्पीशीज़ को बचाना वो एक मतलब आपके लिए कोई फ़ायदा मंद नहीं है जब तक कि आप इंटायर फूड चेन को प्रोटेक्ट ना करें। अगर इंटायर फूड चेन ही कोलैप्स कर जाए, वो ही तबाह हो जाए, तो आप एक स्पीशीज़ को कभी भी बचा नहीं सकते, उसको सेव नहीं कर सकते। चैलेंजेस अब क्या हैं ग्लोबल फिशरीज़ मैनेजमेंट में? पहला तो चैलेंज मैंने आपको बताया ओवर फिशिंग है, ठीक है। ज़्यादा जो सा उतनी प्रोडक्शन नहीं है जितनी फ़िशिंग जो फ़िश को कैच कर लिया जाता है, ठीक है। इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फ़िशिंग और जो से लॉज की वायलेशन, ठीक है, वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट्स टू सस्टेनेबल फिशरीज़। दैन climate change affect ocean temperature, fish migration, coral reefs, and then pollution, plastic, soil spills, and heavy metals disrupt ecosystems. Habitat destruction, इसमें ट्रॉलिंग है, ड्रेजिंग है, कोस्टल डेवलपमेंट और रून ऑफ स्पॉनिंग ग्राउंड्स। मैंने बताया है कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है पीछे। नाउ कंक्लूजन क्या है, क्या हमने इस लेक्चर से फ़िशरीज़ मैनेजमेंट में इसका क्या हमें सबक मिलता है, ठीक है। फ़िशरीज़ मैनेजमेंट इज़ नो लॉन्गर अबाउट जस्ट कैचिंग फ़िश। फ़िशरीज़ मैनेजमेंट सिर्फ मछली को पकड़ने के बारे में नहीं है, इसमें हम इट्स अबाउट मैनेजिंग द इंटायर एक्वाटिक इकोसिस्टम। हमने इंटायर एक्वाटिक इकोसिस्टम को मैनेज करना है, ठीक है। विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस, इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन वी कैन सिक्योर अ सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर बोथ ह्यूमन्स एंड एक्वाटिक लाइफ। हमने इंसानों और जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, एक्वाटिक लाइफ हैं, ठीक है, उनका हमने जो फ्यूचर है उसको भी प्रोटेक्ट करना है। सस्टेनेबल फ्यूचर जो सा है वो होना चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई मसला, कोई आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।